स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल स्पार्क क्लासेस में। जैसा कि हिंदी और पॉलिटिकल साइंस की लगातार सीरीज़ मेरे द्वारा अपलोड की जा रही हैं, आगामी उत्तराखंड की परीक्षाओं को देखते हुए इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो स्थान है, अगर हम देखें तो हिंदी का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। हमेशा जो हिंदी है आपके लिए मेरिट डिसाइडिंग रहती है और 20 नंबर का हिंदी का जो सेक्शन रहता है, इसमें से आप कोशिश करिए कि आप कम से कम 18 तो आप कोशिश करिए कि आप पहुंच पाएँ। उससे ऊपर चले जाएं तो बहुत बढ़िया, लेकिन 16 से नीचे आपने नहीं जाना है। मतलब 16 से 18 के बीच आपने अपने को रखना है। हिंदी में आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 18, कम से कम 18 तो मुझे गेन करने हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा अगर कठिन पेपर आ जाता है तो फिर भी आप जो है अपना टारगेट, अपनी तैयारी ऐसे बना के रखें कि 16 से कम मार्क्स आपके हिंदी में ना आए। और यदि आपके 16 से ऊपर के मार्क्स हैं तो वो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। आपकी मेरिट बनाने के लिए वो बहुत ज़्यादा आपके अहम हो जाते हैं और उनका रोल फिर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए मेरे द्वारा हिंदी की लगातार सीरीज़ अभी अपलोड की जा रही हैं ताकि आप लोग उसका फ़ायदा उठा पाओ। और हिंदी की छोटी छोटी बारीकियों का भी मैं आपको जो है अध्ययन करा रहा हूँ। जैसे मेरा पिछला लेक्चर जो था वो पंचमा अक्षर, अनुनासिक और अनुस्वार पर आधारित था। साथ ही साथ उसमें हमने संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजनों की भी हमने बात की थी। मैं आशा करता हूँ कि आपने जो है वो लेक्चर जो है काफ़ी अच्छे से अपना अध्ययन किया होगा। ज़्यादा नोट डाउन करने की चीज़ें उसमें नहीं है, बस सिर्फ समझने की चीज़ें उसमें ज़्यादा थी कि आपने कैसे उसको समझना है। कुछ प्रकार के शब्द मैंने उसमें लिखे थे कि उनका वर्तनी विच्छेद या वर्ण विच्छेद हम कैसे करेंगे, शुद्ध वर्तनी को हम कैसे पहचानेंगे। तो इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हुए पिछले की जितने भी वीडियोज़ हैं, 8 लगभग वीडियोस मेरे द्वारा हिंदी के अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें एक प्रैक्टिस सेट भी है, जिसमें से एक पार्ट आपका था हिंदी भाषा का विकास, दूसरा पार्ट आपका था हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला आपकी ख़त्म हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है पिछले लेक्चर में। कुछ एक छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं, मैं अभी नहीं करा रहा हूँ। मैं कभी भी उनका एक लेक्चर आपके सामने लेकर के आ जाऊंगा जब भी मुझे लगेगा कि अब वो करा देना चाहिए। जैसे जो छूटी हुई चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। रॉ के रूप जो है मैंने अभी आपको नहीं बताए उसमें, जैसे रॉ के मात्रा के रूप में कितने रूप होते हैं उसका अध्ययन भी हम करेंगे। फिलहाल अब जो वर्णमाला में, वर्ण विचार में जो हमारा अगला टॉपिक होता है वो होता है संधि। आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, संधि के ऊपर। आज हम क्या अध्ययन करेंगे? संधि। संधि देखो, सामान्यतया हिंदी में अगर आप देखें, जब हिंदी आप शुरू करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा डर लगा रहता है कि संधि और समास का, बहुत ज़्यादा। फिर दूसरी डरने वाली चीज़ें जो आपके लिए आती हैं वो संज्ञा, सर्वनाम। तो अब बहुत सिंपल तरीके से हम संधि को समझने जा रहे हैं और 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन तो आप मान के चलिए संधि से रहता ही है। मतलब वर्णमाला या वर्ण विचार से 2 प्रश्न आप मान के चलें, कभी 3 भी आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल 2 ही रहेंगे, कभी 3 भी आ जाते हैं, कभी 4 भी आ जाते हैं। जहां पर संधि का एक क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल आपका रहता ही रहता है, 2 भी रहते हैं, कभी कभार 2 भी आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम संधि को समझते हैं और कोशिश करेंगे बिल्कुल बेसिक से बहुत ही आसान भाषा में, किताबी भाषाओं में नहीं जाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। और जहां पर आवश्यक लगेगा कुछ ट्रिक्स भी मैं निकाल करके आपको बताऊंगा कैसे आपने उन ट्रिक्स से आगे चलना है। तो फिलहाल हम देखते हैं जो भी हम पढ़ के अभी तक आ चुके हैं। हमने वर्णमाला पढ़ ली है, हमने वर्ण में स्वर और व्यंजन हम पढ़ चुके हैं, स्वर भी हम पढ़ चुके हैं, व्यंजन भी पढ़ चुके हैं, इनके उच्चारण स्थान, बाकी सारी चीज़ों का हम अध्ययन यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा, अब बात की जाए संधि क्या होती है, तो संधि निर्भर होती है वर्णों पर। ठीक है, संधि किस पर निर्भर होती है? वर्णों पर। डेफिनेशन पर हम चलते हैं, 2 वर्णों का मेल, 2 वर्ण। अच्छा, संधि आसान सी भाषा में आप क्या कहोगे? एक क्या है? प्रक्रिया है। संधि एक क्या है? एक प्रक्रिया है। ये सिर्फ एक प्रोसेस है, जैसे आपने बहुत सारी प्रोसेस पढ़ी होंगी, साइंस में पढ़ी होंगी। ठीक है, ये भी एक क्या है? सिर्फ एक छोटी सी प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है? 2 वर्ण मिलकर के, इस प्रोसेस में क्या होता है? 2 वर्ण मिलकर के एक नया वर्ण बना देते हैं। तो यही इसकी डेफिनेशन भी है। 2 वर्णों के मेल से बने नए वर्ण, या 2 वर्णों के मेल से नए वर्ण का बनना क्या कहलाता है? संधि कहलाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, अगर इसके टाइप्स की बात करें कि यह कितने प्रकार की होती है, फॉर एग्जाम्पल, चलो एक बार मैं एग्जाम्पल की ओर चलता हूं। जैसे मैंने कहा हिम,
धन आलय टाइप्स की ओर फिर चलेंगे, हिम धन आलय। कभी भी देखो संधि, जहां पर भी संधि होगी आपने दिमाग में क्या रखना है, दो वर्णों का मेल होना है, ठीक है। अब वो दो वर्ण कौन कौन से होंगे, ध्यान रखिए। अब संधि में हमेशा क्या होता है, जो पहला शब्द होता है, ये पहला शब्द है, इसको मैं पहला शब्द कहूंगा, और इसको हम क्या कहूंगा, मैं क्या कहूंगा, दूसरा शब्द। संधि में हमेशा क्या होता है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण का मेल होता है, बस। अब यदि आपको ये समझ में आता है कि इसका अंतिम वर्ण कौन सा है और इसका प्रथम वर्ण कौन सा है, बस आप संधि का नाम वहीं पर याद कर लेंगे। आपको फर्दर कुछ समझने की और ज़रूरत है ही नहीं, कुछ और एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। आपको इस शब्द के यहाँ क्या है और यहाँ क्या है, फिलहाल इससे कोई मतलब नहीं है। आपने संधि का नाम समझना है। संधि के नाम समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण कौन सा है। अच्छा, अब पिछले वाले लेक्चर में हमने वर्णमाला और वर्तनी शुद्धिकरण समझा था। यदि इसके पीछे अगर हलंत नहीं लगा है तो इसका मतलब क्या है, ये व्यंजन क्या है, स्वर सहित है। तो चलिए एक बार मैं ये समझा देता हूँ, बार बार इसको हम समझेंगे नहीं, आपने एक बार इसको समझ लेना और हमेशा आपका काम आने वाला है। जब भी आप इसका वर्तनी विच्छेद करेंगे, अगर इसके पीछे हलंत है तो इसका मतलब है ये क्या है, सिर्फ व्यंजन है। अगर इसके पीछे हलंत नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसके पीछे क्या लगा हुआ है, स्वर लगा हुआ है। अब इसके पीछे हलंत अभी है नहीं तो स्वर लगा हुआ है, कोई दूसरी मात्रा नहीं है तो इसका मतलब इसके पीछे क्या है, हलंत तो नहीं है लेकिन किसकी मात्रा है, औ की मात्रा इसके पीछे लगी हुई। तो अगर मैं इस वर्ण का अंतिम इस शब्द का अंतिम वर्ण निकालूं तो कैसे निकलेगा, आपने इसका फिर से क्या करना पड़ेगा, वर्तनी विच्छेद करना पड़ेगा। हौ धन, हौ में किसकी मात्रा है, छोटी ई की, प्लस मौ में किसकी मात्रा है, औ की मात्रा है। अच्छा, इस तरफ तो पहला वैसे ही आपको दिखाई दे रहा है, पहला वर्ण क्या है, आ है। इस तरफ से क्या आया, आया, तो औ और आ का मेल होगा। इससे कोई लेना देना नहीं, आपने उसके पीछे क्या है, इसके इधर क्या है, अभी कोई लेना देना नहीं। संधि का नाम और क्या बनेगा, बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा इन दोनों के मिलने से, बनने वाला वर्ण क्या होगा, ये डिसाइड कर लेगा, बस। आपने इस तरफ नहीं जाना है। आपको इतना निकालना जरूर आना चाहिए कि इस शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा है। इसको निकालना बहुत आसान है। वर्तनी विच्छेद, आपको वर्ण विच्छेद करिएगा किसी भी शब्द का, आपको ये प्रक्रिया भी आ जाएगी। अच्छा, औ और आ के मिलने से, औ और आ के मिलने से नियम होता है कि हमेशा क्या बनता है, आ बनता है। तो ये क्या बन गया, हिमालय बन गया। यहाँ से और निकला, मौ आधा रह गया, यहाँ से आ निकला, लय बच गया, और आने मिलकर के क्या बना दिया, आ बना दिया। ये आ जो मौ अब अधूरा व्यंजन, जो मौ अभी स्वर रहित रह गया, उसके पीछे आ की मात्रा जुड़ जाएगी, क्या बन जाएगा, हिमालय बन जाएगा। तो ये एक संधि है जिसको हम कहते हैं स्वर संधि। इसको हम किस ग्रुप में रखेंगे, स्वर संधि। स्वर संधि में भी हम इस शब्द को, हिमालय शब्द को किस ग्रुप में देखते हैं, दीर्घ संधि में हम इसे रखते हैं। अभी आगे की बातें हैं, मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये सारी चीजें। फिलहाल आप ये बात समझिए कि संधि क्या होती है, दो वर्णों का मेल संधि कहलाता है। संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण का क्या होता है, मेल होता है। ठीक है, इतना समझ गए, निकालना इसको समझ गए। ऐसे आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम आगे को देखते रहेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं संधि के प्रकार पर। तो जिनको स्वर और व्यंजनों का ज्ञान है वो संधि बहुत आसानी से कर लेंगे, इसलिए व्यंजनों, स्वर और व्यंजनों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि संधि का नियम ही ये है कि दो वर्णों के मेल से मिलकर नए वर्ण का बनना क्या कहलाता है, संधि कहलाती है। ठीक है, तो अब संधि की तरफ चलते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो संधि हमारी 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, और नंबर 3 विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। देखिए, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी का तरीका बताऊंगा, कैसे आपने इन तीनों संधियों को अच्छे से समझना है। देखिए, स्वर संधि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है,
आप प्रीवियस एग्जाम में भी देखेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन किसके रहते हैं, स्वर संधि के। और स्वर संधि प्रमुख 5 प्रकार की होती है, केवल 5 प्रकार की स्वर संधि रहती है, और सारी स्वर संधियों का अपना अपना एक नाम है। उन 5 संधियों का अपना अपना क्या है, नाम है। व्यंजन संधि के कोई विशेष प्रकार तो नहीं, लेकिन नियम बहुत सारे हैं। अगर आप व्यंजन संधि के नियमों पर चलेंगे तो नियम बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। नाम कुछ नहीं है कि व्यंजन संधि में जैसे 5 प्रकार की है, 10 प्रकार की है, खाली नियम नंबर 1 नियम नंबर 2 की तरह ये संधि है व्यंजन संधि, ठीक है। विसर्ग संधि में 2-3 नियम आपके विसर्ग संधि में भी आते हैं, नाम यहाँ पर को भी क्लासिफाई नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, देखिए स्वर संधि तो आपने नाम और नियम अनुसार पढ़नी ही पढ़नी है। जैसे दीर्घ संधि कहाँ पर होती है, गुण कहाँ पर होती है, वृद्धि कहाँ पर होती है, यण कहाँ पर होती है, अयादि कहाँ पर होती है। साथ ही साथ व्यंजन संधि के सिर्फ नियम है, उसके अलावा आप विसर्ग संधि के 2-3 जो नियम है खास उनको ध्यान रखेंगे, और व्यंजन संधि को आप जो है बिल्कुल क्या करेंगे, एक तरीके से ना भी पढ़ेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। स्मार्ट स्टडी कह रहा हूं, जब आपको समय कम है उस स्थिति में आपने को तैयार रखना है, क्योंकि जब आपको स्वर संधि आपको बहुत क्लियर पता है, आपने स्वर संधि में कहीं एक नंबर का भी डाउट इसमें नहीं रखना है, स्वर संधि। साथ ही साथ विसर्ग संधि आपको बहुत अच्छे से पता है, तो जब आप इन दोनों को क्लासिफाई कर लेंगे तो इसको पढ़ने में आप समय व्यर्थ क्यों करेंगे, आपको क्यों करने की जरूरत है। आप जब इसे क्लासिफाई कर लो, आपके पास कोई शब्द आ गया, आपको ये पता चल गया कि स्वर नहीं है, विसर्ग नहीं, तो बची कौन, व्यंजन, ठीक है। मैं सिर्फ स्मार्ट स्टडी के लिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपके पास समय है आप तब भी इसको ना पढ़ें। यदि आप पढ़ सकते हैं, आपके पास समय है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नियम बहुत सारे हैं। इतने ज़्यादा नियमों में क्या होता है ना, अक्सर आप उलझ जाते हैं, खिचड़ी बन जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले स्वर संधि को तो बिल्कुल अक्षरशः आपने जो है क्या करना है, तैयार रखना है। साथ ही साथ विसर्ग संधि को भी ऐसे तैयार रखना है। व्यंजन संधि के कुछ एक आध नियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनसे एक आध बार क्वेश्चन आ गए हैं। कुछ नियम ऐसे होते हैं जो आपको खाना पूर्ति करने के लिए दिए हुए हैं, एग्जाम्स में सामान्यतः नहीं पूछे जाते हैं। फिर जिस बच्चे को ये पता है वो इसको क्लासीफाई कर लेगा, जब तक यदि नियम ना पूछा जाए, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, जहाँ पर आपके पास समय कम है, आपने अपने को बहुत जल्दी तैयार करना है, तो इस तरह से आप स्मार्ट स्टडी भी कर सकते हैं। जहाँ पर 4 चीज़ें हैं, 3 चीज़ों को बहुत अच्छे से तैयार करके आप एक चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो 3 प्रकार है संधि की, चलिए इन पर चर्चा कर लेते हैं। स्वर संधि क्या होती है, देखो आप, मतलब संधि क्या होती है, जहां पर 2 वर्ण मिलेंगे, जहां पर दोनों वर्ण क्या होंगे, स्वर होंगे। जहां पर दोनों वर्ण क्या होंगे, स्वर होंगे, वहां पर आप क्या कह दोगे, कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी। मतलब पहला भी स्वर ही होगा, दूसरा भी कोई स्वर ही होगा। अब देखिए स्वर 11 तो है, यदि आपको 11 स्वर पता है, इससे हटके तो कुछ होगा नहीं, ठीक है ना। तो 11 स्वरों में घुमा फिरा के 5 बार आप 5 संधियों के टाइप्स आपने देखने हैं। अच्छा, व्यंजन संधि क्या हो जाएगी, जहां पर दोनों में से एक, या तो पहला या दूसरा कोई भी अगर व्यंजन हो जाए, कोई भी यदि पहला या दूसरा कोई भी एक अगर व्यंजन हो जाए, तो आपकी वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। हमने स्वर संधि तो अभी देखनी है पूरे टाइप वाइज। जैसे अगर ये देखा जाए, जगत धन नाथ, जगत धन नाथ। अब यहां पर तो के नीचे हलंत लगा, इसका मतलब इसके पीछे कोई और नहीं जुड़ा है, ये क्या है, तो ही है, एक व्यंजन है, यहां से क्या आया, नो आया। तो ये नियम होता है, जब किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद, ये पहला है अपने वर्ग का, ध्यान रखिए जब मैंने स्पर्शी व्यंजन पढ़ाए थे, तो जब किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या 5वां आता है, तो यह वर्ग अपने ही किस में बदल जाता है, अनुनासिक में बदल जाता है। पहला किस में बदल जाएगा, अपने ही अनुनासिक में बदल जाएगा। तो ये क्या हो गया, जगन्नाथ। अब इस जगन्नाथ में ये किस प्रकार का एक व्यंजन है, द्वित्व व्यंजन भी है। मैंने पिछले लेक्चर में द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं ये भी बताया था। तो आप वो सारी चीजें अपना वहां से रिलेट करके आप उसे तैयार रखें, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो ये बना दिया। विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग संधि में आपका क्या होता है, प्रथम क्या होगा, विसर्ग होगा। प्रथम क्या होता है, प्रथम वर्ण क्या होता है, विसर्ग होता है। क्यों, क्योंकि अंत में विसर्ग तो अंत में लगता है तो पहला ही होगा, पहले वर्ण में ही आएगा। तो प्रथम शब्द क्या होता है आपका, विसर्ग होता है, ठीक है। किसमें, विसर्ग संधि में। इसका एग्जाम्पल देखें अगर, ये इसके भी नियम होते हैं, जैसे मनः धन ओज, मनः धन ज, मनः धन ज, तो ये आपका बना देता है मनोज।
ये भी एक विसर्ग संधि का एक नियम है। तो सबसे पहले हम तैयार करेंगे किसको? स्वर संधि को। सबसे पहले हम किसको तैयार करेंगे? स्वर संधि को। ठीक है, तो चलते हैं आगे। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की हमें देखने को मिलती है, और आपको नाम इसी क्रम में याद करने हैं जिस क्रम में मैं आपको लिखा रहा हूं, जिस क्रम में मैं आपको बता रहा हूं, इसी क्रम में आप नाम याद रखेंगे। इसके इतर आप क्रम नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि जिस क्रम में मैं आपको बता रहा हूं उसी क्रम से आपकी जो है समझने के बाद इसी से आप ट्रिक भी बनाओगे, लेकिन क्रम आपके मुंह में यही जबान में याद होना चाहिए। सबसे पहले दीर्घ संधि, उसके बाद आप याद रखोगे गुण संधि, उसके बाद आप याद रखोगे वृद्धि संधि, उसके बाद आप याद रखोगे यण संधि, और उसके बाद आप याद रखोगे अयादि संधि। दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण और अयादि संधि। ठीक है, इसी क्रम में याद रखना है, क्रम को डिस्टर्ब नहीं करना है। ऐसा नहीं कि दीर्घ के बाद आप वृद्धि याद कर रहे हो और उसके बाद यण, उसके बाद गुण, उसके बाद अयादि। इसी क्रम में आपके मुंह पर यही 5 संधियां याद होनी चाहिए, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। वो क्यों है? अगर आप इसको कर पाएंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा आगे, जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों मैंने इस क्रम में याद करने के लिए इनको कहा है। ठीक है, तो दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। तो सारी संधियों को हम समझते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे दीर्घ संधि की ओर। सबसे पहले अब हम चलेंगे किसकी ओर? दीर्घ संधि की ओर। सबसे पहले चलेंगे हम दीर्घ संधि की ओर। ठीक है, तो स्वर संधि अध्ययन हम किसका कर रहे हैं? स्वर संधि का। स्वर संधि में हम नंबर 1 पे हम देखेंगे कौन सी संधि? दीर्घ संधि। पहले स्थान पर हम कौन सी संधि देखेंगे? दीर्घ संधि। अब देखिए दीर्घ संधि का नियम क्या कहता है और दीर्घ संधि को कैसे आप पहचानेंगे। शब्द से क्लियर है, दीर्घ। ठीक है, अब यहां पर आपको समझ में दो चीजों के 2 नाम लूंगा मैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। वो आपको वहां जब मैंने आपको स्वरों के प्रकार बताए थे, उच्चारण के आधार पर ह्रस्व और दीर्घ, वहां से आपने इसको लिंक करना है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। तो दीर्घ संधि ये कहती है जब किसी ह्रस्व स्वर के बाद, जब किसी ह्रस्व स्वर के बाद, जब किसी ह्रस्व स्वर के बाद, अच्छा मैं ह्रस्व तो लिख रहा हूं ना, इसके साथ साथ आप एक काम और करेंगे, इस ह्रस्व का वर्तनी विच्छेद भी आपको बताना है, और रॉ के साथ लगा हुआ है। आप कोशिश करिए कि आप इसे बनाएं, नहीं तो जब मैं रॉ के विभिन्न रूप बताऊंगा तब आपको इस ह्रस्व का भी वर्तनी विच्छेद आप सीख लोगे। ठीक है, जब किसी, चलिए अभी नियम की ओर चलते हैं। जब किसी ह्रस्व स्वर के बाद, जब किसी ह्रस्व स्वर के बाद कोई ह्रस्व स्वर आए, जब किसी ह्रस्व स्वर के बाद कोई ह्रस्व स्वर आए या कोई दीर्घ स्वर आए, जब किसी ह्रस्व स्वर के बाद कोई ह्रस्व स्वर या कोई दीर्घ स्वर आए, तो ये ह्रस्व स्वर, ये ह्रस्व स्वर बदल जाता है किसमें? अपने ही दीर्घ में बदल जाता है, अपने ही दीर्घ स्वर में ये बदल जाता है। क्या कह रहा हूं मैं? जब किसी ह्रस्व स्वर के बाद कोई ह्रस्व स्वर आए या दीर्घ स्वर आए, तो ये ह्रस्व स्वर अपने ही दीर्घ में बदल जाता है। लेकिन अब आपने यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, ह्रस्व स्वर के बाद कैसा ह्रस्व स्वर होगा? कोई तो मैंने कहा, परंतु कैसा होगा? सजातीय ह्रस्व। कैसा होगा? ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, सजातीय ह्रस्व। अब आप पूरी डेफिनेशन क्या कहेंगे? जब किसी ह्रस्व स्वर के बाद, यानी पहला वर्ण क्या होगा दीर्घ संधि में? प्रथम वर्ण क्या होगा? जब किसी ह्रस्व स्वर के बाद कह रहा हूं मैं, तो पहला वर्ण क्या होगा? ह्रस्व ही होगा। और ह्रस्व स्वर अ, ई और उ होने के लिए री भी होता है। री के साथ यह संधि नहीं लगती है, क्योंकि री का कोई ह्रस्व और दीर्घ दूसरा कोई होता ही नहीं है। ठीक है, तो समझते हैं इसको। मैंने क्या कहा? जब किसी ह्रस्व स्वर के बाद, यानी दीर्घ संधि का सर्वमान्य नियम पहला नंबर क्या हो गया? पहला वर्ण क्या होगा? या तो अ होगा या ई होगा या उ होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। इसके अलावा अगर आप कुछ और देख रहे हैं तो दीर्घ संधि कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, समझने के तरीके हैं, समझ रहे हैं? इसके बाद मैंने कहा क्या होगा? कोई सजातीय ह्रस्व या कोई सजातीय दीर्घ आएगा, यानी यदि अ के बाद अ का सजातीय ह्रस्व क्या होगा? अ ही होगा। अ का सजातीय ह्रस्व क्या होगा? अ ही होगा।
और औ का सजातीय दीर्घ क्या होगा? आ होगा। औ का सजातीय ह्रस्व क्या होगा? अ होगा। औ का सजातीय दीर्घ क्या होगा? आ होगा। ये नहीं कि औ के बाद ई आ जाए, तब नहीं, उस कंडीशन में वो हो जाता है भिन्न स्वर। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जब किसी ह्रस्व स्वर के बाद उसी का सजाती मीन्स उसी की फैमिली का सजातीय ह्रस्व या दीर्घ आए, यानी औ के बाद ओ या आ आए, अच्छा ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए, और ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए। ये तो हो गए ह्रस्व, ये इसके कहलाएंगे सजातीय ह्रस्व या दीर्घ। तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये जो ह्रस्व है, यहां पर जो ह्रस्व है, ये किस में बदल जाएगा? अपने ही दीर्घ में इसमें परिवर्तित हो जाएगा। ये जो ह्रस्व है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? अपने ही दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। बस ये आपका नियम है किसका? दीर्घ संधि का। किसका नियम है? दीर्घ संधि। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। दीर्घ संधि तो सबसे ज्यादा सिंपल होती है, ठीक है, क्योंकि दीर्घ संधि क्या कह रही है? जब किसी ह्रस्व स्वर के बाद, हिंदी वर्णमाला में स्वर तो 11 है, उसमें से ह्रस्व केवल 4 है, उसमें से भी री का इसमें कॉन्सेप्ट नहीं आता है, क्योंकि री का कोई सजातीय ह्रस्व और दीर्घ मिलेगा ही नहीं आपको। तो बचे क्या? ओ, ई और ऊ। अब आप इसको क्या कह सकते हैं? इस संधि को अगर तोड़ करके इसके नियम देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि यदि ओ, ई और ऊ के बाद समान ह्रस्व या दीर्घ आए, यदि ओ, ई या ऊ के बाद समान ह्रस्व या दीर्घ आए, तो ओ का क्या हो जाता है? आ हो जाता है। ई का क्या हो जाता है? बड़ी ई हो जाती है। ऊ का क्या हो जाता है? बड़ा ऊ हो जाता है। ध्यान रखना, ओ और ई के आने पर नहीं कहूंगा मैं इसको। मैं क्या कह रहा हूं? सिर्फ ओ के बाद ओ या आ ही आएगा, तो ही ये किस में बदलेगा? आ में बदलेगा। समझ रहे हैं? सिंपल सी बात है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जैसे मैंने इससे पहले एग्जाम्पल बताया हिमालय, हिमधन आलय। अब इसके एग्जाम्पल देखें। जैसे पहला मैंने एग्जाम्पल दिया ही था आपको, हिमालय, ठीक है। हिमालय कैसे बनेगा? हिमधन आलय से। देखो, अगर आप संधि को अगर ऐसे देखें हिमधन आलय, तो आप बच्चे से भी पूछेंगे तो हाँ हिमालय होता है, लेकिन थोड़ा सा कठिन काम क्या हो गया उसमें? संधि का नाम बताना। उससे भी कठिन काम क्या होता है? जैसे मान लो आपको ये शब्द दिया हो रविंद्र, अब वो आपसे पूछेगा इसकी संधि विच्छेद भी करो और संधि का नाम भी बताओ। तो जब दो संधि युक्त पदों को आप जब आप किसी संधि युक्त पद को अलग अलग करते हैं संधि, तो उसको क्या बोलते हैं? संधि विच्छेद बोलते हैं। संधि विच्छेद सीखने के लिए आपको संधि के नियम बहुत अच्छे से आने चाहिए। पहले आप संधि के नियम सीखेंगे, फिर उसके बाद संधि विच्छेद करना सीखेंगे। उसका भी मैं एक लेक्चर लेके आऊँगा। संधि विच्छेद करने के कुछ तरीके होते हैं, उसको कैसे, कुछ बारीक सी बातें होती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए संधि विच्छेद भी सीखा जा सकता है। जैसे रवि धन इंद्र है, रवि धन इंद्र है, ठीक है। तो यहां से क्या आया? छोटा ई। यहां से भी क्या आया? छोटा ई। छोटा ई और छोटा ई मिलकर के क्या बना देंगे? बड़ा ई बना देंगे। तो क्या बन जाएगा? रविंद्र बन जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भानु धन उदय। तो अब देखिए कैसे परिवर्तन कैसे हो रहा है, इसको भी समझ लेते हैं। देखो यहां से क्या आया? बड़ा ऊ, इसका लास्ट क्या है? बड़ा ऊ है, छोटा ऊ है, सॉरी। इधर की तरफ भी क्या है? छोटा ऊ है। तो ये क्या बन गया? बड़ा ऊ। अब ये 9 मात्रा रहित है, यहां से ऊ निकल चुका है, और ये 9 आपका क्या है? मात्रा रहित है, ठीक है। तो ये बड़े ऊ की मात्रा इस 9 में लग करके क्या बना देगी? भानुदय। क्या बना देगी? भानुदय। 9 में बड़े ऊ की मात्रा इसमें वो बना देगी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स तो कितने भी हो सकते हैं, हर एक एग्जाम्पल को आप नहीं देख सकते, आपने नियम को समझना है, ठीक है। और भी आपके दिमाग में कोई एग्जाम्पल आ रहे हो तो आप इससे रिलेटेड वो देख सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई दीर्घ संधि को रिलेटेड, दीर्घ संधि से रिलेटेड, ठीक है। तो नियम क्या है दीर्घ संधि का? यदि ह्रस्व स्वर के बाद सजातीय ह्रस्व या दीर्घ आए, यदि ह्रस्व स्वर के बाद सजातीय ह्रस्व या दीर्घ आए, यानी उसी ग्रुप का, उसी की फैमिली का सजातीय ह्रस्व या दीर्घ आएगा, तो वह वर्ण अपने ही किस में बदल जाएगा? दीर्घ में बदल जाएगा। इसे हम कहते हैं दीर्घ संधि। चलिए आप चलते हैं गुण संधि की ओर। दूसरी संधि कौन सी है? गुण संधि। अब वर्णमाला को स्वरों को मैं एक बार लिख दे रहा हूं। अ, आ,
ई ई उ उ री ए आई ओ औ। तो देखिए ह्रस्व संधि में हमने किन किन को देख लिया। प्रथम में हमने औ को देख लिया, ई को देख लिया और ऊ को देख लिया, और इनके बाद इन्हीं का सजातीय ह्रस्व या सजातीय दीर्घ आएगा, किसी और से हमें कोई मतलब नहीं था। गुण संधि में क्या होता है, देखिए गुण संधि क्या कहती है कि यदि औ आ के बाद, अब गुण संधि में क्या होगा, इधर पे क्या हो जाएंगे, प्रथम वर्ण क्या हो जाएगा, औ और आ। गुण संधि में पहली चीज आपने ये समझनी है कि अगर प्रथम वर्ण आपका औ और आ है, पहले तो ये देखना है, ठीक है, उसके बाद दूसरे वर्ण की तरफ जाना है। यदि आपको दूसरा वर्ण क्या, ई, क्रम से आप चलेंगे, ई उ या री, ई उ या री, क्या कह रही है संधि, यदि ओ या आ के बाद, नियम क्या है, यदि ओ या आ के बाद, यानी पहला वर्ण क्या है, ओ या आ, दूसरा वर्ण आप क्या कहोगे, ई उ और री, इनमें से कोई भी अगर हो जाता है, सबसे पहले तो क्या बनता है उसको छोड़िए आप, वो बात की बात है, पहले आप ये समझिए कि आप संधि को कैसे क्लासिफाई कर लेंगे दीर्घ गुण वृद्धि में। अगर आपने यहां ओ या आ देख लिया, ठीक है, उस तरफ भी आपने ओ और आ देखा, तो उस कंडीशन में क्या है, दीर्घ संधि है, ठीक है। अच्छा, दीर्घ संधि में एक चीज ये भी ध्यान रखना, इधर भी आ होगा और इधर भी आ होगा, तब भी आ ही बनेगा, हाँ, और उस कंडीशन में भी वो दीर्घ संधि होती है, ऐसे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सजातीय ह्रस्व हो चाहे सजातीय दीर्घ हो, चाहे दीर्घ के बाद उसी का दीर्घ आए, चाहे ह्रस्व के बाद उसी का ह्रस्व आए, ह्रस्व के बाद दीर्घ आए, कुछ भी आए, वो बनेगा किसमें अपने ही दीर्घ में वो परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। अगर दीर्घ स्वर की ऐसे टेबल बनाना भी चाहते हो दीर्घ संधि की, तो ऐसे देखिए, केवल औ के उसमें बना दीजिए, सभी में यही लागू होगी। औधन हो क्या बनेगा, आ बनेगा, औधन आ भी क्या बनेगा, ये भी आ ही बनेगा, और आधन औ क्या बनेगा, ये भी आ ही बनेगा, और आधन आ क्या बनेगा, ये भी आपका क्या बनेगा, आ ही बनेगा दीर्घ संधि में। ऐसे ही के लिए भी यही फंडा आपका काम करेगा। तो गुण संधि क्या कहती है, देखिए गुण संधि ये कह रही है कि अगर ओ या आ के बाद इन पांचों में से, ओ या आ के बाद अगले पांच कौन कौन से होते हैं, ई उ और री, इन पांचों के बाद कोई भी अगला वर्ण होगा, तो उस कंडीशन में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। उस कंडीशन में कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। अब बनेगा क्या, तो इस स्थिति में क्या होता है, ई अगर होगा तो वो बना देते हैं ए, सिंगल मात्रा जिसकी होती है, उ अगर होगा तो वो बना देते हैं ओ, और री अगर होगा तो इसका बन जाता है अर, री का क्या बन जाता है, अर बन जाता है, री का क्या बन जाता है, अर बन जाता है, ठीक है। क्लियर है, समझ रहे हैं बात को। सबसे पहले तो हमने समझा कि नियम क्या कहता है। नियम ये कहता है कि अगर पहला वर्ण ओ या आ है, उसके बाद दूसरा वर्ण ई उ और री में से कोई भी है, तो उस कंडीशन में पहली चीज आप याद रखोगे, संधि का नाम क्या कहोगे, गुण संधि। अच्छा, अब बात करते हैं बनेगा क्या। ई अगर होगा तो ओ आ ई मिलकर के ए बना देंगे, उ अगर होगा तो ओ बन जाएगा, री अगर होगा तो क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। अब मैं एक बार इसके अब एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। इस नियम को बहुत ध्यानपूर्वक आप लिखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब एग्जाम्पल की ओर चलते हैं गुण संधि के, तो और वर्णमाला के अनुसार भी चलें, तो यदि ओ या आ के बाद ये पांचों आते हैं तो कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि इसमें हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स की ओर हम चलते हैं अब इसमें। तो आपका जैसे एग्जाम्पल है, नरधन ईश, नरधन ईश। अब देखिए इसका, इस पहले शब्द का अंतिम वर्ण आप क्या निकालेंगे, यहां से औ निकालेंगे, और इसका पहला क्या है, ई है। नियम कौन सा आ गया, देखो गुण संधि का।
पहला ओ है, दूसरा क्या है, इन पांचों में से एक आ गया, बना क्या देगा ये, ए बना देंगे। अब इस ए की मात्रा किस में लग जाएगी, ये जो आधा रो अभी है, क्योंकि ओ तो यहाँ से आपने निकाल दिया तो ये क्या बच गया, आधा रो बच गया, यहाँ से ई आपने निकाल दिया तो यहाँ 100 बच गया। इस ए की मात्रा इस रो में लग करके क्या बना देगी, नरेश। क्या बना देगी, नरेश। रमाधन ईस, यहां से क्या निकला, आ निकला, और यहां से क्या निकला, ई निकला, दोनों ने मिलकर के क्या बना दिया, ए बना दिया। अब इस ए की मात्रा इस रो में लग करके क्या बना देगी, ये रमेश बना देगी। परमधन ईश्वर, परमधन ईश्वर क्या बन जाएगा, परमेश्वर। किस संधि के नियम के अनुसार, गुण संधि के नियम के अनुसार। ठीक है, अगला हम देखें, सूर्य धन ऊर्जा, सूर्य धन ऊर्जा, यहां से क्या निकला, ओ निकला, इसका अंतिम क्या है, ओ है, और इसका प्रथम क्या है, बड़ा ओ है, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, ओ बना दिया, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, ओ बना दिया। और इस ये ओ किस में लग जाएगा, यो में लग जाएगा, तो क्या बन गया ये, सूर्य ऊर्जा। क्या बन गया ये, सूर्य ऊर्जा। क्या बन गया, सूर्य ऊर्जा। किस नियम के अनुसार, गुण संधि के नियमानुसार। यदि ओ या आ के बाद उ ई उ और री ये कोई ये भिन्न स्वर आते हैं तो ई का क्या हो जाता है, ए हो जाता है, उ का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, और री का क्या हो जाता है, अर हो जाता है। ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। महाधन ऋषि, एग्जाम्पल आप जितने ज़्यादा देख सकें। महाधन ऋषि, यहाँ से क्या निकला, आ निकला, और यहाँ से क्या निकला, री निकला, इसने क्या बना दिया, अर बना दिया। अब ये ओ हौ में जुड़ जाएगा, रो आपका आधा रो ऊपर मात्रा में आपका आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, महर्षि। क्या बन जाएगा, महर्षि। सप्तधन ऋषि, सप्तर्षि, सप्तधन ऋषि, सप्तधन ऋषि, यहां से क्या आया, ओ आया, यहां से क्या आया, री आया, तो दोनों ने क्या मिलके क्या बन गए, अर बन गया। ओ तो में लग गया, और रो आपका आधा मात्रा के तौर पर 100 के ऊपर चला जाएगा, क्या बन गया, सप्तर्षि। तो ये इस तरीके के एग्जाम्पल किसके आपके हो गए, गुण संधि के ये एग्जाम्पल हो गए। और एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, आपको किसी का भी संधि विच्छेद देखना है, करना है, तो आप कमेंट में भी लिख दीजिए इससे रिलेटेड दीर्घ गुण। और अभी अगले मैं आपको बताने जा रहा हूँ वृद्धि संधि, और एग्जाम्पल्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, और मैं आपको आसान सी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने संधि को कैसे समझना है। ठीक है, अच्छा, अगला हम देखते हैं वृद्धि संधि। अगला अब दूसरी अगली संधि आपकी क्या आती है, वृद्धि संधि। अगली जो संधि है कौन सी है, वृद्धि संधि। ठीक है, अच्छा मैंने वर्णमाला मिटा, चलिए एक बार फिर से मैं एक बार स्वर लिख देता हूं, अ, आ, ई उ री ए आई ओ औ। अब देखिए इसमें भी क्या होगा, अ और आ प्रथम रहेंगे, इसमें भी क्या होगा, अ और आ क्या रहेंगे, प्रथम रहेंगे। अब बचा ही क्या है आने के लिए, जो इसके बाद आएगा, तो वो कौन से रह गए, ए आई ओ औ। गुण संधि में हमने इन पांचों को ले लिया, इन पांचों को तो हमने गुण संधि में ले ही लिया है। ठीक है, ये जब इसके बाद ये आएंगे तो कौन सी संधि हो रही थी, गुण संधि। अब जब इसके बाद ये आएंगे ए आई ओ औ, तो अब कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। इसीलिए मैंने क्या बोला, आप जो है जो मैंने संधि के नाम बताए हैं इसी क्रम में याद करेंगे, दीर्घ गुण वृद्धि यण और अयादि। अच्छा, यण में क्या होता है, यण संधि में ये पांचों पहले में आ जाते हैं, अयादि संधि में ये चारों पहले में आ जाते हैं। बस इसी क्रम से आपने चलना है, इसलिए कोशिश करिए कि आप रटने से पहले चीज़ों को समझें। समझ रहे हैं, रटेंगे तो वो अलग चीज़ है, जब आप समझ लेंगे, रटना तो है ही है, बिना रटे तो आप ही समझिए कि नहीं होगा, क्योंकि रटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा आपने, क्योंकि ये चीज़ें भी याद कैसे करोगे, रटनी तो पड़ेंगी, लेकिन समझ के रटना है। कैसे रटना है, समझते हुए उसको रटना है, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक आपके दिमाग में बसा रहता है। ठीक है, समझ के चलने का काम मतलब सिर्फ यही है कि आपके जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक आपके लिए वो काम करेगा। ठीक है,
रटना तो आपने ये भी है ही, ठीक है। तो अब रटना नहीं है कह के तो चलेगा नहीं, रटना तो कुछ ना कुछ रटना है ही है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा आपने उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी अपनी, ठीक है। अपने अपने तरीके बनाने पड़ेंगे। तो वृद्धि संधि में क्या होता है, और आ के बाद ए आई ओ औ यदि आता है तो उस कंडीशन में कौन सी संधि हो जाती है, वृद्धि संधि। यानी वृद्धि संधि में प्रथम में क्या रहेगा, इसमें इस बार भी और आ ही रहेगा। प्रथम वर्ण इस बार भी क्या रहेगा, और आ। और द्वितीय वर्ण आपका क्या हो जाएगा यहां पर को, ए आई ओ और औ। ठीक है, क्या बनेगा वो बात की बात है। संधि के नाम के लिए इतनी ही इंफॉर्मेशन काफी है, क्या बनेगा वो अलग चीज है, ठीक है, वो आप आगे देखोगे। संधि के नाम के लिए कितनी इंफॉर्मेशन काफी है, मैंने कहा पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, बस इतनी इंफॉर्मेशन काफी है संधि का नाम ढूंढने के लिए, ठीक है। अब क्या बनेगा वो देख लेते हैं फिर। अगर और आके बाद ए और आई आएगा तो ये वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि मीन्स किस में वृद्धि हो जाएगी, ए आई में वृद्धि होगी आई बन जाएगा, जिसकी दो मात्राएं लगती हैं। ओ औ में वृद्धि होगी क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। इन दोनों में बड़ा कौन है, औ है, इन दोनों में बड़ा कौन है, ए है। सिंपल सी बात है। मतलब संधि को लेकर के इतना डर, बहुत ज्यादा डर रहता है, आप देखेंगे ना, संधि समास संज्ञा सर्वनाम, इनको लेकर के बहुत ज्यादा डर, बहुत इजी तरीके से। रस छंद छंद अलंकार को लेकर के भी बहुत डर होता है, लेकिन जितना समझते हुए चलेंगे उतना आसान, समझ रहे हैं। तो बहुत एक सिस्टमेटिक तरीके से मैंने बता दिया आपको। सबसे पहले अ ई और उ फ्रंट पे रहेंगे, उसके बाद इन्हीं के सजाती ह्रस्व या सजाती, इन्हीं के सजाती दीर्घ होंगे तो वो अपना दीर्घ स्वर में बदल जाएंगे। फिर उसके बाद और आ को आपने पहले रखना है गुण संधि में, उसके बाद जो है उसके बाद स्वरों के अनुसार और आके अगले 5 जो हैं वो गुण संधि में आ जाएंगे। फिर बचे हुए अगले 4 जो हैं वो किस संधि में आ जाएंगे, वृद्धि संधि में आ जाएंगे। बनाएंगे क्या इस कंडीशन में, ए आई में वृद्धि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ओ में वृद्धि हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, एक धन एक, एक धन एक, देखो यहां से क्या आया, ओ आया, यहां से क्या आया, ए आया, आया, दोनों ने मिलकर के क्या बना दिया, आई बना दिया। अब इस आई की मात्रा इस कौ में लग जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, एक का एक, क्या बन जाएगा, एक एक, ठीक है। अगला देखते हैं हम, एक एक हो गया, मतैक्य, मतैक्य, मत धन ऐक्य, क्या हो जाएगा, मतैक्य। यहां से क्या आया, ओ आया, यहां से क्या आया, ए आया, इन्होंने क्या बना दिया, आई बना दिया। इस आई की मात्रा किसमें लग गई, तय में लग गई। अगला है वनौषधि, वनौषधि औ है, इसको तोड़ेंगे तो यहां क्या, वन, सॉरी पूरा ही होगा ये, वन धन औषधि, तो ये क्या हो जाएगा, वनौषधि, क्या हो जाएगा, वनौषधि, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए किसके, अयादि संधि के, किसके, सॉरी वृद्धि संधि के, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, मैं आपको प्रैक्टिस सेट में या आप खुद भी जो है आप एग्जाम्पल सर्च करें, कितने और एग्जाम्पल्स इस तरीके के हैं, ठीक है। और परम धन औदार्य, परमोदारी, ठीक है, परमोदारी भी इसका ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस प्रकार के बहुत सारे आप देखेंगे, बहुत सारे, जैसे संख्येश्वरी है वो भी इसी संधि में आता है, हालांकि उसमें थोड़ा सा डाउटेड है वो, आप उसको वृद्धि में रखेंगे या आप उसको यण में रखेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतने एग्जाम्पल समझें, बाकी आगे समझेंगे तो ऐसे शब्दों को भी हम देखेंगे जो आपके डाउटेड रहते हैं, जिसमें संभावना रहती है दोनों दो दो संधियों के गुण होने की, तो उनको भी कैसे सॉल्व करेंगे हम वो भी देखेंगे। फिलहाल आज हम 3 संधियां मैंने आपको बताई हैं, इन 3 संधियों का आप बहुत अच्छे से अध्ययन करें, ठीक है। बेसिक्स के साथ मैंने आपको बताई है, बेसिक के साथ इसको जो बार बार आप देखें, वर्णमाला के क्रम के अनुसार इन संधि को हम तैयार रखेंगे। बाकी इसके बाद बची है यण और अयादि संधि, वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। बहुत देर कर दिया आपने।